आज हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें पहला वीडियो में कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करके वीडियो अपलोड कर चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसे देख ले, क्योंकि उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आइए इसमें कुछ आगे क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, एकल विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाएं। एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, किसी अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु का उसके लवण से विस्थापन एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि जब दो गो तत्व होता है और आपस में अभिक्रिया करता है तो जो अधिक क्रियाशील धातु होता है ना, वह कम क्रियाशील धातु से विस्थापित कर लेता है, उसी को एकल विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत जाना जाता है। अगला पॉइंट है उसी में, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग सुने होइएगा या देखे होइएगा, जैसे चांदी के गहने पे सोने का पानी चढ़ाया हुआ रहता है तो वो एक दूसरे के विस्थापित कर लेता है, उसमें विस्थापित कर लेता है, यानी कि उसका रूप वह अपने ऊपर ले लेता है, यानी उसका रूप अभिक्रिया कराने से उसका रूप इसमें ले लेता है, वही एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है। चलिए कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे जब लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाल दिया जाता है, तब लोहा कॉपर सल्फेट कॉपर से विस्थापित कर लेता है। यानी कि जब लोहा तो अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जंग लगता है, जल्दी नष्ट हो जाता है, अधिक क्रियाशील है, वायु से जल्दी क्रिया कर लेता है, इसे अधिक क्रियाशील कहते हैं। और ये कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन होता है, उसमें जब डाला जाता है तो लोहा के कील भी कॉपर के कील की तरह लगेगा, बुझाएगा कि पता चलेगा कि यह कॉपर का ही यानी कि तांबा का कांटी है, तांबा का कील है। तो इसका रासायनिक समीकरण दिया हुआ है Fe+CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करता है लोहा, तो कॉपर के साथ सल्फेट विस्थापित हो जाता है और कॉपर इससे पृथक हो जाता है। जैसे लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, यानी लोहा जो है कॉपर के अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, और यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगला उदाहरण है, जब कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, तब सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है। इसका भी रासायनिक सूत्र दिया गया है Cu+2AgNO3, और ये अभिक्रिया करके प्रतिफल के रूप में CuNO3 का +2Ag ये इधर प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ एक नोट है, यानी कि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील होता है। सिल्वर के तुलना में कॉपर जो है अधिक क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाएं। तो द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? कोई एगो पूछ सकता है, द्विविस्थापन भी या उभय विस्थापन, तो ये देख के घबराइएगा नहीं, दोनों एक ही क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर होगा, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण द्वारा समझिए, सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद अपक्षेपण के रूप में प्राप्त भी होता है। जैसे यहाँ देखिए, सोडियम क्लोराइड और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को जब आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट यहाँ अपक्षेप के रूप में यानी कि यहाँ बनता है, अलग अलग दोनों, यानी कि ये दोनों हैं आपस में तत्वों का आदान प्रदान करके
2 से 2 बनाता है। चलिए अगला एग्जाम्पल है इसका। जब फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है और फेरस सल्फेट बनता है, जैसे FeS + H2SO4, यानी कि यहाँ फेरस सल्फेट है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये दोनों की अभिक्रिया करने पर फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाएं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है तब उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब अभिक्रिया कराया जाता है तो वह कोई भी अभिक्रिया होने पर कई प्रकार के, जैसे अभिक्रिया होता है तो गैस का बनना, अवक्षेपण का बनना, रंग परिवर्तन, ये सब उसकी विशेषता है। तो यहाँ ठोस के रूप में, यानी प्रतिफल में ठोस के रूप में वह पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, उसी को ही कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे यहाँ उदाहरण द्वारा समझिए, सिल्वर क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाली उभय विस्थापन अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपण के रूप में प्राप्त होता है। आगे देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है तब उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रियाओं में अम्ल और भस्म एक दूसरे के गुण को नष्ट भी कर देता है। इसका अम्ल प्लस भस्म यानी अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करने पर लवण और जल प्राप्त होता है। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे HCl और NaOH को अभिक्रिया कराया जाता है तो NaCl और H2O यानी जल, लवण और जल बनाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाएं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण द्वारा समझिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसों के मिश्रण को अंधेरे में रखने पर उसके बीच कोई अभिक्रिया नहीं होती है, किंतु उस मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रख देने पर वे परस्पर संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। जैसे H2 + Cl2 एडोकेचेन 2HCl। अगला है उदाहरण, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसमें हरे पौधे वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल अवशोषण करके तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इनकी पृथ्वी से जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेता है और सूर्य से प्रकाश लेकर अपना जल बनाता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र भी दिया गया है। अब देखिए अगला, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है। यानी कि ऑक्सीकरण अवकरण दोनों एक साथ होता है, उसी को ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाएं। या उपचयन अभिक्रिया क्या है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे ही ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण द्वारा समझते हैं। कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसे C + O2 को
दोनों को एक साथ अभिक्रिया किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला है गंधक को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, जैसे H+O2 को तो SO2 बनता है। अगला है अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाए। अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया के ठीक उल्टी होती है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। उदाहरण द्वारा देखते हैं क्या है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होने पर जल बनता है, जैसे 2H2 + O2 2H2O बनता है। अगला उदाहरण है क्लोरीन तथा हाइड्रोजन के बीच संयोग होने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, जैसे H2 + Cl2 इसका बनता H2HCl। अगला क्वेश्चन है अपचयन अभिक्रिया क्या है। अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। फिर अगला ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण द्वारा दिया गया है CaO कैल्शियम ऑक्साइड + H2O जल, इसमें अभिक्रिया करने पर CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा ये होता है। अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए N2 + O2 प्लस ऊष्मा 2NO। अगला प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। लोहे की वस्तु को हम क्यों पेंट करते हैं, यानी कि लोहे के जो पदार्थ होता है उसको हम लोग पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तुओं को संक्षार से बचाने के लिए हम उसे पेंट करते हैं। लोहे की वस्तु को लोहा आर्द्र हवा के साथ प्रतिक्रिया कर भूरे रंग का रासायनिक पदार्थ यानी जंग बनाता है। जब लोहे की वस्तु को पेंट कर दी जाती है तो वह हवा के संपर्क में नहीं आ पाता, जिसके कारण जंग नहीं लगता है। अगला है संक्षार किसे कहते हैं, तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब संक्षारित होती है। इसी प्रक्रिया को संक्षार कहते हैं। उदाहरण में समझिए चांदी के ऊपर काली परत, यानी चांदी का जो भी गहना जेवर होता है तो उस पर देखिएगा काली रंग की परत हो जाएगा, और तांबे के ऊपर हरी रंग के परत, यानी तांबे के जो भी बर्तन होता है उस पर देखते हरा हरा रंग के उस पर जम जाता है, उसी को संक्षार के नाम से जाना जाता है। अगला है जंग लगना किसे कहते हैं, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। तो लोहे को आर्द्र हवा में खुला रखने पर इसके सतह पर भूरे रंग की परत बन जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। और जंग का रासायनिक सूत्र होता है FeSO3H2O। ये लोहे का जंग का रासायनिक सूत्र है। अगला है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है। जब ऐसे पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं, उनके गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दहन क्या है। दहन क्या है, दहन का अर्थ है जलना, यानी कि जब आग जलता है तो उसमें लाल लाल फव्वारे निकलता रहता है, ताप जिसको कहते हैं, वही
दहन कहलाता है। जो पदार्थ जलते हैं उसे दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं, और वैसा पदार्थ जो जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं। जैसे में कार्बन, सल्फर, मैग्नीशियम, मोमबत्ती, लकड़ी इत्यादि, ये सब दहनशील पदार्थ है। अगला है दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी कि दहनशील होना, यानी दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना। उसके बाद दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना उसमें। अगला ज्वलन ताप की प्राप्ति होना, दहन होने के लिए ज्वलन ताप की भी प्राप्ति होना जरूरी है। अगला प्रश्न है ज्वाला क्या है। ज्वाला वह पदार्थ है जहाँ गैसीय पदार्थ जलता है। दहन में ज्वाला तब उत्पन्न होती है जब दहनशील पदार्थ और दहन के पोषक पदार्थ दोनों गैसीय अवस्था में होती है। अगला है ज्वाला के मुख्यतः कितने क्षेत्र हैं। तो ज्वाला के मुख्यतः 4 क्षेत्र है। पहला है नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र। खाद्य पदार्थ दूषित कैसे होते हैं। तो खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो उसमें उपस्थित वसा और तेल वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उसका गंध और स्वाद अप्रिय हो जाते हैं। इसे ही खाद्य पदार्थ का दूषित कहते हैं। अगला पॉइंट है वायु की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ क्यों नहीं जलता। यानी कि हवा ऑक्सीजन नहीं रहे तो कोई पदार्थ जलना क्यों बंद कर देता है। तो दहन की क्रिया के लिए हवा आवश्यक है। हवा दहन का पोषक होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति आवश्यक है। चूँकि हवा दहन का पोषक है, इस कारण इसके अनुपस्थिति में कोई पदार्थ नहीं जलता है। अगला प्रश्न है क्या बिना ज्वाला उत्पन्न किए भी पदार्थ जल सकता है। तो बिना ज्वाला उत्पन्न किए भी पदार्थ जल सकता है, किंतु इसमें ईंधन का पूर्ण दहन संभव नहीं है। यानी बिना ज्वाला उत्पन्न किए तो जल सकता है, लेकिन इसमें ईंधन का पूर्ण दहन संभव नहीं है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है। इस कारण ईंधन के अपूर्ण दहन से उसके वाष्प में बिना जले हुए कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं, जो तप्त होकर चमकने लगते हैं। अगला प्रश्न है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण खुली वायु में रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगती है, अतः यह जल न जाए इससे बचाने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर भी क्लियर हुआ। इसमें पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहे और इस तरह के वीडियो आप लोग देखते रहें।